हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और काफ़ी अच्छा पढ़ रहे होंगे, जैसे कि हम लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं। तो आज हमने आगे का जो टॉपिक है, हम पास्ट मॉडर्नाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसके बाद के कंसेप्ट्स को अब हम समझेंगे और जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे पहले जापान की। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे नेशनलिस्ट के बारे में बताया था, जो बुद्धिजीवी लोग थे, कैसे उन्होंने लिखा, अपना वर्क करा और कैसे वो बुक्स पब्लिश करते हैं, कैसे नॉलेज स्प्रेड होता है, जापान का कल्चर चाइना के कल्चर को बढ़ा जाता है, ये सब हमने जाना था। नहीं तो कोनन नाम के पर्सनैलिटी के बारे में हमने जाना था और बहुत सारे ऐसे यूरोपियन ट्रैवलर्स थे जिनके बारे में हमने जिक्र करा था। अब हम आगे जो चैप्टर है उसको बढ़ाएंगे। तो जापान की हम बात करेंगे पहले, उसके बाद हम चाइना की स्टोरी में आएंगे एंड देन फाइनली कोरिया के पास हम पहुंचेंगे। तो जापान से आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जापान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। जो जापान का पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी नॉलेज हमें थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट का जापान का जो पॉलिटिक्स है हम सब जानते हैं कितना अच्छा है, अच्छा सिस्टम है, डेवलप हो रहा है। लेकिन पहले का इतिहास का क्या इसके राजनीतिक संगठन था, क्या इसका पॉलिटिकल सिस्टम था, ये हम जानेंगे। तो एक्चुअली में क्या था जापान में, अगर मैं 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी की बात करूँ, उससे पहले की बात करूँ, तो वहाँ पे एक एम्पेरर रहा करता था। जापान में एक एम्पेरर हुआ करता था जो कि रूलिंग करा करता था। वो ही पूरा राजनीतिक जो गठन था, जो भी रूल्स होते थे, नियम होते थे, सब वही संभालता था, नियम वही बनाया करता था। एक एम्पेरर, एक राजा, एक सम्राट होता था। लेकिन अब क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में आते आते, 12th सेंचुरी में आते आते, ये पूरा जो सिनेरियो था, जो पूरा ये दृश्य था राजनीतिक सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का, जापान के बदल गया। अब क्या हुआ, एम्पेरर की प्लेस एक क्लास थी, वॉरियर क्लास थी, जिसका नाम था शॉगन्स। तो एम्पेरर की प्लेस में 12वीं शताब्दी में शॉगन्स आ जाते हैं और ये शॉगन्स एक वॉरियर क्लास थी। बेसिकली ये मिलिट्री लीडर्स आप कह सकते हो, वॉरियर एक क्लास कह सकते हो, या मिलिट्री लीडर ही सही रहेगा थोड़ा। तो एक मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे ये। तो 12वीं शताब्दी में आते आते एम्पेरर की प्लेस पे शॉगन्स आ जाते हैं। अभी शॉगन्स रूल करते हैं, थ्योरेटिकली एम्पेरर के नाम पे रूल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रूल अब कौन कर रहा है, शॉगन्स कर रहे हैं। तो इस एम्पेरर की जगह अब पावर किस में आ जाती है 12वीं शताब्दी के बाद, शॉगन्स में आ जाती है। अब शॉगन्स में कौन थे, दरअसल एक परिवार था, एक फैमिली थी जिसका नाम था टोकुगावा फैमिली। एक फैमिली थी, एक परिवार का नाम कह रहा हूँ, टोकुगावा फैमिली, टोकुगावा फैमिली। तो ये फैमिली रूल करा करती थी, ये ही शॉगन्स थे। शॉगन्स में इन्हीं का परिवार रूल करा करता था, टोकुगावा फैमिली के लोग रूल करा करते थे। और कब तक इन्होंने रूल करा, इन्होंने रूल करा लगभग काफ़ी अच्छा रूल करा, 200 सालों के लगभग कर लिया था, उससे ज़्यादा ही करा था। तो 1603 से 1867 तक, 1603 से 1867 तक आप देखिए ये रूल करते हैं, टोकुगावा फैमिली के मेंबर्स रूल करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत मजबूत दल था, बहुत अच्छी ये फैमिली रही होगी, तभी तो इन्होंने इतना रूल कर पाए। 200 से भी ज़्यादा साल कम नहीं होते हैं, बहुत साल होते हैं। तो इन्होंने 1603 से 1867 तक टोकुगावा फैमिली के लोगों ने क्या करा, रूल करा। अब क्या हुआ, जापान का सिस्टम बदलता है, जापान के सिस्टम में बदलाव आते हैं। तो जो पूरा जापान था अब उसको बांट दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया। जब शॉगन्स पावर में आए तो पूरे जापान को लगभग 250 हिस्सों में बांट दिया गया। 250 डोमेन्स आप कहेंगे इन्हें, तो 250 डोमेन्स में जापान को बांट दिया गया, 250 हिस्सों में, टुकड़ों में जापान को विभाजित कर दिया गया। और हर एक डोमेन में, हर एक पार्ट में एक लॉर्ड होता था, ठीक है ना। हर एक डोमेन का एक लॉर्ड होता था जिसका नाम था दाइमो। तो देमियो नाम का एक इंसान था जिसको लॉर्ड कहते थे, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कहूँ। तो हर एक डोमेन को एक दाइमो रूल करा करता था। तो ऐसे 250 दाइमो थे, ऐसे 250 लॉर्ड्स थे जो इन पर्टिकुलर पार्ट को रूल करा करते थे। अब ऐसा क्यों करा, ताकि लोगों पे
अच्छे से पहुंचा जा सके, उनके परेशानियों को फील्ड में समझा जा सके, है ना, लोगों तक तह तक पहुंचा जा सके। तो पूरे जापान को 250 हिस्सों में बांटा गया और हर एक हिस्से को एक लॉर्ड रूल करा करता था जिसको दाइमो बोला जाता था। ये जो दाइमो होता था ये इन शॉगन्स के अंडर में ही रूल करा करता था, मतलब शॉगन्स अपनी पावर इनमें एक्सरसाइज करते थे, ये अंडर में थे शॉगन्स के। और शॉगन इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज तो नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट माइंस हो गया, इंडस्ट्रीज़ के आसपास ऐसी चीज़ें ये कंट्रोल करा करते थे। तो ये हमने थोड़ा सा पॉलिटिकली संगठन देखा। अब क्या हुआ, डाइमो के भी अंडर एक इंसान था जिसका नाम था समुराई क्लास। नाम सुना होगा आपने, समुराई, अक्सर ये नाम आता है। तो समुराई थी एक्चुअली में वॉरियर क्लास, ये वॉरियर क्लास थे। तो ये इन डाइमो के अंडर रूल करा करते थे। तो मतलब समुराई बेसिकली शॉगन्स और डाइमो के अंडर रूल करा करता था, ठीक है। डाइमो जो थे वो शॉगन्स के अंडर रूल करा करते थे। तो पावर का सिस्टम कुछ ऐसा था, शॉगन्स, उनके अंडर में डाइमो और उसके अंडर में समुराई, समुराई दोनों के लिए काम करा करता था। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम जापान में बन गया था जो आप देख सकते। तो बड़ा ही अच्छा सिस्टम है। लेकिन अब क्या होता है, बदलाव आते हैं जापान की कल्चर में, जापान के इस देश में काफ़ी बदलाव आते हैं, काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे कि 16वीं सेंचुरी में आते आते, 16वीं शताब्दी में आते आते जापान में 3 बदलाव आते हैं, 3 चेंजेस आते हैं जो कि एक नींव रखते हैं जापान के भविष्य का। इतने अच्छे बदलाव थे, ये नींव रखते हैं जापान के हिस्ट्री का। तो पहला जो बदलाव आया था, जो फर्स्ट चेंज आया था, वो ये आया था कि जो स्वॉर्ड्स होंगी, जो तलवारें होंगी, है ना, जो बेसिकली वो सामान जो किसी वॉरियर पे होता है, जैसे स्वॉर्ड हो गया, तलवार हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है ये केवल समुराई ही अपने पास रख सकते हैं और कोई सामान्य लोग इसको अपने पास नहीं रख सकते। पीजेंट्स लोग अपने पास नहीं रख सकते, किसान लोग अपने पास इस तलवार ये सब नहीं रख सकते, केवल समुराई ही सब चीज़ों को अपने पास रख पाएंगे। तो ये पहला बदलाव था। अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, एक्चुअली में क्या था, अगर मैं पुरानी शताब्दियों की बात करूं, जब इन पीजेंट्स पे, सामान्य इंसान में भी ये तलवारें हुआ करती थी, तो क्या होता था, छोटी छोटी बातों पे तलवारें निकल जाया करती थी, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, काफ़ी खून निकलता था, सर कटते थे, चीज़ें हुआ करती थी, बहुत सारी किलिंग्स हुआ करती थी। तो शांति बनाए रखने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए क्या होता है, ये नियम लगाया जाता है कि तलवारें, स्वॉर्ड्स ये केवल समुराई के पास ही रहेंगे, सामान्य इंसान जो पीजेंट्स है, किसान है, उसके पास नहीं होगा। तो पहला नियम तो ये निकलता है। अब दूसरा नियम क्या था कि जो ये दाइमो हैं, जो ये लॉर्ड्स हैं, ये जो दाइमो है, इनको बोला जाता है कि आप अपने इन डोमेन्स की कैपिटल में रहेंगे। जो आपको ये डोमेन दिया गया है, एक पार्ट दिया गया है, उसकी राजधानी में आप निवास करेंगे। क्योंकि इससे पहले क्या था, इन दाइमो को बोला जाता था कि आप ईडो में रहें, इन सारे दाइमो को, इन सारे लॉर्ड्स को बोला जाता था कि आप सब ईडो में रहेंगे। ईडो क्या है भाई, ईडो आज के डेट का मॉडर्न टोक्यो है। अगर मैं मॉडर्न वर्ल्ड की बात करूं तो आज के डेट का जो टोक्यो है, आज का जो टोक्यो है उसे ईडो के नाम से पहले बोला जाता था। तो इन दाइमो को बोला गया, पहले जब ये कंसेप्ट आया ही था कि आप ईडो में रहेंगे, लेकिन अब बदलाव क्या आ गया, अब इन दाइमो को बोला जा रहा है कि आप अपने इन डोमेन्स की कैपिटल में रहेंगे, इन डोमेन्स की राजधानी में रहेंगे। तो ये भी एक बदलाव आया। और एक लार्ज डिग्री का ऑटोनॉमी होता था, एक लार्ज डिग्री का इनको क्या मिला, ऑटोनॉमी मिला। मतलब इनके पास काफ़ी शक्तियां आ गई, सशक्त हो गए, थोड़े ज़्यादा चीज़ों पे अपना एक काबू रख सकते थे, दबदबा रख सकते थे, बदलाव ला सकते थे अपने डोमेन्स पे। तो ये चेंज आया। अच्छा, तीसरा बदलाव क्या हुआ, तीसरा जो बदलाव आया वो बेसिकली क्या आया, लैंड सर्वेज करे गए। लैंड सर्वेज जो हैं, जो लैंड सर्वेज थे वो करे गए। मतलब जापान में जो भी किसान लोग थे, जो भी लोग थे, सामान्य लोग की बात भी कहूँ तो जिनके पास भी ज़मीन थी, उन ज़मीन को काफ़ी अच्छे से उनकी जांच पड़ताल करी गई। ये जाना गया कि टैक्स कौन दे रहा है, ज़मीन किसकी है, वो ज़मीन कितनी उपजाऊ है ना। अब ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि लोगों से बार बार टैक्स ना लिया जाए। सपोज़ अगर किसी इंसान ने टैक्स दिया है तो उससे दोबारा वो चीज़ नहीं ली जाए।
तो एक स्टेबल रेवेन्यू का सिस्टम बनाने के लिए, एक स्टेबल रेवेन्यू का बेस बनाने के लिए ये सब चीज़ें होती है। तो लैंड को काफ़ी अच्छे से वो नापते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, और जो भी लॉट्स होते हैं, जो भी वो लैंड के जो भी मालिक होते हैं, उनको पहचाना जाता है। टैक्स कौन दे रहा है ये भी पहचाना जाता है। लैंड की इस प्रोडक्टिविटी को भी जाना जाता है, ताकि किसी से बार बार टैक्स ना लिया जाए। एक स्टेबल जो रेवेन्यू का बेस है, जो रेवेन्यू का सिस्टम है, वो बना रहे। और रेवेन्यू से याद आया, आज के डेट में आप आम आदमी पार्टी को देखते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी, तो उन्होंने इस रेवेन्यू पे इतना काम करा, इतना काम करा कि आप दिल्ली में जाएंगे, वहाँ के सरकारी स्कूलों को देखेंगे, सरकारी अस्पतालों को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना विकास दिल्ली ने करा है। तो रेवेन्यू एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है किसी भी सरकार को सक्षम बनाने में। किसी भी सरकार की सफलता में रेवेन्यू का बड़ा हाथ होता है। अगर रेवेन्यू का सिस्टम आप अच्छा रखेंगे, टैक्स सही लेंगे, लोगों को पहचानेंगे इसने टैक्स दे दिया है, ये देगा, इतना बकाया है, सबसे बराबर की चीज़ लेंगे, सबसे बराबर टैक्स लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले कल में आपकी सरकार ने सफलता ही पा दी है। तो रेवेन्यू सिस्टम देखिए, जापान में वहीं से इसको रियलाइज़ कर लिया गया था, वहीं से स्टेप हो गया था जापान में। तो आप सोच सकते हैं जापान कितना आज विकसित हो रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो ये 3 बदलाव हमने जापान के उसमें देखे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये 3 बदलाव आते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब पॉलिटिकली के साथ साथ इकोनॉमिक चेंजेस भी आते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर एक स्पेयर में बदलाव हो रहा है तो अन्य स्पेयरों में भी बदलाव हो जाते हैं। जैसे अगर पॉलिटिकली कोई चीज़ बदल रही है तो कहीं ना कहीं सामाजिक लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी उसका बदलाव आने वाला है। इकोनॉमिकली भी चीज़ें डेवलप होने वाली है, तो अन्य जगहों में भी जो है बदलाव आ जाते हैं। तो अब ये तो हमने थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम देखा, हमने देखा कैसे शोगन्स का परिवार आता है। अब हम इकोनॉमिकली जो सिस्टम डेवलप हुआ, वहाँ की जापान का अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सब हम जानेंगे। तो इकोनॉमिक चेंज होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जापान इतना प्रॉस्पेरस होता है, इतने सारे चेंजेस आते हैं जापान में, कि जापान में 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में आते आते जापान में दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर आ गया। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो सिटी है वो जापान में आ जाती है, और उस सिटी का नाम क्या था? ईडो था। ईडो इन द सेंस आज का, मैंने बताया अभी, मॉडर्न टोक्यो। तो मॉडर्न टोक्यो विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर अगर मैं कहूँ, वो 17वीं शताब्दी में जापान में आ गया था। उसके साथ साथ 2 और शहर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के थे वो भी वहाँ डेवलप हो गए थे। एक ओसाका था और एक क्योटो नाम का शहर वहाँ पे था। तो ये दोनों शहर वहाँ पे आ जाते हैं। उसके साथ साथ आधे दर्जन शहर, मतलब 6 ऐसे कैसल टाउन होते हैं वहाँ पे, ऐसे शहर आ जाते हैं कैसल टाउन, जिसमें आबादी, प्रत्येक शहर में आबादी 50,000 तक हो जाती है, 50,000 तक हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जापान में पॉपुलेशन का ग्रोथ कितना बढ़ रहा है। इतना अच्छा सिस्टम आ रहा है, पॉलिटिकली स्टेबल हो रहा है, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं जापान की इस सिटी के पॉपुलेशन के कंपैरिजन किसी अन्य कॉन्टिनेंट से करूं, अगर मैं यूरोप की बात करूं, तो यूरोप में उस समय केवल एक ही ऐसा शहर होता होगा जिसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। और आप जापान में देखिए, एक शहर नहीं है, उसके साथ साथ अन्य शहर भी हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आप देख सकते हैं। तो ये बदलाव हम जापान में देख पा रहे हैं। अच्छा, तो ये हमने पॉपुलेशन स्टेटस देखा। और जापान में क्या हुआ, अब योग्यता को महत्व दिया जाने लगा। जो मेरिट थी, जो इंसान की योग्यता थी, उसको ज़्यादा हाई वैल्यू मिली, ना कि उसके स्टेटस को, ना कि उसके बैकग्राउंड को, वो डाउन चला गया। और यह इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अगर कहीं भी लागू हो जाए, किसी भी देश में लागू हो जाए, वो देश विकसित करेगा, वो देश विकसित होगा, विकास करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जापान में मेरिट को अब ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, ना कि उसके स्टेटस को। उसके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देखा जा रहा है। किसी इंसान के, किसी इंडिविजुअल के फैमिली बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है।
मेन इंपॉर्टेंस है, मेन महत्वता है उसकी योग्यता की। जो ज़्यादा योग्य होगा उसे उतनी ज़्यादा महत्वता मिलेगी, और ये जापान में बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हो रहा था। अब जापान में क्या था, जो रीडिंग सिस्टम है, जो पठन पाठन है, जो रीडिंग करना है, वो कल्चर बहुत अच्छे से विकसित होने लगा। लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होने लगे, लोग पढ़ना चाहते थे। और लोग क्या करते थे, जापान में एक बुक को रेंट में ले लिया करते थे, खरीदते भी नहीं थे, बुक को रेंट में ले लिया करते थे। किस पैसों से? जिस पैसों से एक बाउल ऑफ नूडल्स खाया जा सकता था। तो उन्हें अपने पेट की ज़्यादा चिंता नहीं थी, उन्हें किताबों की चिंता थी। वो किताब को रेंट में ले लिया करते थे उस पैसे से, जिससे वो पेट भर सकते थे, एक बाउल ऑफ नूडल खा सकते थे। तो ये सिस्टम हम जापान में देखने को हमें मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए जापान में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और ये पढ़ना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या फ़ायदा मिला रीडिंग का, कि जो राइटर्स थे, जो लिखते थे, उनका एक अच्छा लाइवलीहुड का सस्टेनेंस हो गया, वो अपना परिवार का गुजारा कर सकते थे, जो लेखक होते थे, जो राइटर्स होते थे। अब रीडिंग बढ़ने लगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रिंटिंग का जो स्कोप है वो भी तो बढ़ेगा, प्रिंटिंग भी बढ़ने लगा। और जो प्रिंटिंग हुआ करती थी, जो छपाई हुआ करती थी, वो वुड ब्लॉक्स में हुआ करती थी। वुड ब्लॉक का मैकेनिज्म था, लकड़ी के ब्लॉक्स होते थे, उसके हेल्प से प्रिंटिंग जापान में हुआ करती थी। और जापानीज़ लोगों को यूरोपियन प्रिंटिंग स्टाइल पसंद नहीं था। अब यूरोप में कैसी प्रिंटिंग होती थी, दरअसल वहाँ पे एक रेगुलरिटी होती थी, एक रेगुलरिटी मेंटेन करी जाती थी। तो वो रेगुलरिटी जापानीज़ लोगों को पसंद नहीं थी। तो ये जापानीज़ लोग अलग प्रिंटिंग स्टाइल डेवलप कर गए, इन्होंने वुड ब्लॉक्स का मैकेनिज्म लिया और थोड़ी अलग प्रिंटिंग करने लगे। तो ये रीडिंग इतना अच्छा जापान में बढ़ने लगा, जो रिटन वर्ड होता था, जो एक लिखा हुआ शब्द होता था, उसकी बहुत वैल्यू होने लगी। और क्या हुआ, मर्चेंट्स वहाँ पे काफ़ी आ गए, मर्चेंट्स काफ़ी आ गए। मर्चेंट्स क्यों आए? क्योंकि जब जापान ने ये सारे बदलाव करे तो वहाँ पे क्या हुआ, एक कमर्शियल सिस्टम का डेवलपमेंट होने लगा। भाई जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो जो कॉमर्स होगा वो भी तो बढ़ेगा। कमर्शियल सिस्टम आगे आता है, कमर्शियल सिस्टम के साथ साथ वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, ट्रेड होता है ना, फाइनेंशियल सिस्टम, जो वहाँ का फाइनेंस है, फाइनेंशियल सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सारे बदलाव जापान में देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, अगर मैं जापान के इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूं उस समय, ठीक है ना, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो जापान बहुत ही आगे है, हम इतिहास की बात कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान को पहले से ही अमीर माना जाता था, रिच माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि पहले की शताब्दियों में भी जो जापान था, पुरानी सेंचुरीज़ में भी जापान जो था अमीर माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि जापान क्या करता था, भारत से टेक्सटाइल्स लाया करता था, कपड़े हो गया, सिल्क हो गया। सिल्क जो है वो चाइना से लाया करता था, तो चाइना से अपनी कंट्री में सिल्क लाता था, भारत से अपनी कंट्री में क्या लाता था, टेक्सटाइल्स लाया करता था, हमारा कॉटन हो गया, है ना। और भारत का टेक्सटाइल तो बहुत महंगा हुआ करता था, चाइना का सिल्क बहुत महंगा हुआ करता था। इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें, जो लग्जरियस आइटम्स हैं, अपने देश में लाया करता था। और इसका जो पेमेंट वो करा करता था जापान, इसका जो पेमेंट होता था वो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन से करा करता था। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान कितना रिच था। उसके साथ साथ जापान पेमेंट तो करता ही था सिल्वर और गोल्ड कॉइन में, उसके साथ साथ अपने जो मेटल्स थे ना, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये जो मेटल्स थे उसको एक्सपोर्ट भी करता था, अन्य देशों में भी देता था। तो जापान बहुत रिच था। अब क्या हुआ, इतने सारी पेमेंट हो रही है, प्लस मेटल्स वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके देश में सिल्वर गोल्ड इनकी कमी होने लगी। तो जो टोकुगावा फैमिली थी, शोगन्स की जो हम बात कर रहे थे, जो टोकुगावा फैमिली के लोग थे, वो फाइनली रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। वो कहते हैं कि अब सिल्वर गोल्ड का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपना जो ये अन्य देशों में देते हैं अपना मेटल, ये नहीं देंगे। और सिल्क को वो कम लाने लगे। और इसके साथ साथ अब सिल्क को क्योंकि कम लाना था, तो उन्होंने खुद का सिल्क बनाना स्टार्ट कर दिया। चाइना से पहले सिल्क आता था, अब उसको कम लाना था, तो खुद का सिल्क वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो सिल्क कैसे बनता है? पहली सिल्क की फैक्ट्री जापान में कहाँ पर आती है? निशिजन नाम की एक जगह है,
निशिजन। और जो निशिजन नाम की जगह है ये आपको क्योटो में मिलेगी। क्योटो एक शहर था, तो क्योटो में निशिजन नाम की एक जगह है जो आपको देखने को मिलेगी। तो निशिजन में जापान का सबसे पहला सिल्क फैक्ट्री का डेवलपमेंट होता है। यहीं पे सबसे पहले सिल्क बनना आरंभ होता है। और निशिजन का जो सिल्क है आने वाले समय में वर्ल्ड फेमस होता है। इसका जो सिल्क है निशिजन का आने वाले समय में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पहले जो सिल्क आता था चाइना से, अब वो धीरे धीरे करके कम होने लगा। और इन जापानीज़ लोगों ने, जापान की सरकार ने खुद का सिल्क बनाया, निशिजन में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, और जापान का जो सिल्क होता है आने वाले एरा में, आने वाले पीरियड में वर्ल्ड फेमस होता है। अब निशिजन एक्चुअली में क्या है? निशिजन एक क्वार्टर है, ठीक है ना, क्योटो में एक क्वार्टर टाइप का है। अब क्या था, 16th सेंचुरी में जब ये बना ही था, निशिजन जब आया ही था, तो केवल 31 फैमिली वहाँ रहा करती थी। 31 फैमिलीज, हाउस होल्ड्स वहाँ रहा करते थे, वेवर्स के लोग रहा करते थे। और 17वीं शताब्दी में आते आते, 17वीं शताब्दी में लगभग 50-100 सालों के बाद 31 फैमिली से लेकर लगभग 70,000 लोग, 70,000 लोग निशिजन में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। कहाँ 31 फैमिली, और कहाँ एक ही शताब्दी के बाद 70,000 लोग वहाँ निशिजन में निवास कर रहे हैं। तो हम इस देख सकते हैं कितना फेमस ये हो रहा है। निशिजन बहुत वर्ल्ड फेमस होता है। अब क्योंकि सिल्क था तो कहीं ना कहीं सिल्क वॉर्म्स का सेरीकल्चर तो करना ही था, पालना था, उनका यान लेना था। अब सिल्क को कैसे प्रमोट करा गया, कैसे जापान ने इस सिल्क प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया? एक्चुअली में क्या था, 1713 में जो ये टोकुगावा फैमिली है ये एक नियम लगाती है, एक लॉ लाती है, कहती है कि जापान में जो भी आप सिल्क बनाओगे वो डोमेस्टिक यान से ही बनाओगे। खुद का यान हम लाएंगे, डोमेस्टिक यान हम लाएंगे, और उसी से हमारा सिल्क बनेगा। अब डोमेस्टिसिटी आ गई, खुद का यान बनाना था, तो सेरीकल्चर काफ़ी डेवलप होता है। और एक नई क्लास वहाँ पे आ जाती है एंटरप्रेन्योर्स की। एंटरप्रेन्योर्स की नई क्लास आ जाती है। अभी एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो बिजनेस आइडिया देते हैं कि बिजनेस को, इस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो खुद का यान लाना है तो सेरीकल्चर बहुत फैल जाता है। और क्या होता है, 1859 में जब पहला इनका फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन कंट्रीज से जब ट्रेड होता है, तो जापान को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है किससे? इस सिल्क के एक्सपोर्ट से। जो जापान अपना सिल्क बाकी देशों को देता है उससे जापान को बहुत प्रॉफिट होता है, इस 1859 के फॉरेन ट्रेड से। तो सिल्क बहुत फेमस था जापानीज़ कल्चर की अगर हम बात करें, जापानीज़ हिस्ट्री की अगर हम बात करें। और ये एंटरप्रेन्योर काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बखूबी से इस काम को करते हैं, क्योंकि निशिजन बाद में जो फेमस होता है वो इन महंगी चीज़ों में ही फेमस होता है, लग्जरियस आइटम्स में ही बाद में फेमस होता है। जैसे सिल्क में फेमस हो रहा है, वैसे ही अन्य लग्जरियस आइटम में स्पेशलाइज होता है। तो बहुत अच्छी बात हम जापानीज़ कल्चर में देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हम इकोनॉमिक सेक्टर के बाद अब सोशल लाइफ में क्या बदलाव आया जापानीज़ लोगों के, वो हम जानना चाहेंगे। तो जापान के सोशल लाइफ में क्या बदलाव आता है, क्योंकि हमने बात करी है कि सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो अब हम बात करेंगे सोशल लाइफ की। जो जापान की सोशल लाइफ है, क्या बदलाव आता है, सोशल क्या बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। हमने बात करी थी जापान में रीडिंग को काफ़ी प्रायोरिटी मिलने लगी। तो अब क्या हुआ, लोगों ने एंशियंट जो जापानीज़ कल्चर था, अपना पुराना जो जापान का कल्चर था वो पढ़ना स्टार्ट करा। एंशियंट जापानीज़ कल्चर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और फिर इनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए प्रश्न कौन पूछेगा, क्वेश्चंस कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा होगा। भाई जो अनपढ़ होगा वो क्या क्वेश्चंस करेगा, जो इलिटरेट होगा वो क्या क्वेश्चंस करेगा? तो लोग पढ़ने लगे, रीडिंग करने लगे, अपना पुराना जापान का कल्चर, लिटरेचर पढ़ने लगे। और जब पढ़ने लगे तो इनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसे जो इनके जापान का कल्चर है, ये लोग आर्गुमेंट करने लगे कि जो जापानीज़ कल्चर है ये चाइना से पहले से है। जैसे चाइना के साथ जो कांटेक्ट आया था, है ना, हमने बात करी थी कि चाइना के किंग डायनेस्टी ने कैसे जापान को अपनी कॉलोनी बनाया था। तो ये कहते हैं कि जापानीज़ कल्चर उस कॉन्टेक्ट से पहले से है, मतलब उस किंग डायनेस्टी के कंट्रोल से पहले से यहाँ पे रहता है। और उसके साथ साथ ये अन्य कई प्रश्न पूछते हैं,
जापान के इस कल्चर के बारे में पूछते हैं, चाइनीज़ कल्चर का भी अध्ययन करते हैं। तो ये हमने देखा। और बहुत फेमस बुक्स आती है, बहुत फेमस क्लासिक्स आते हैं, कुछ बुक्स आती हैं इनकी पुरानी, जैसे कि एक बुक थी द टेल ऑफ घेंजी, द टेल ऑफ जेंजी। ये पुरानी बुक्स है जो इसका एविडेंस हमें देती है। एक बुक थी मिथ्स ऑफ ओरिजिन, मिथ्स ऑफ ओरिजिन। तो द टेल ऑफ घेंजी, मिथ्स ऑफ ओरिजिन, ये कुछ फेमस प्रसिद्ध किताबें हैं उनकी पुरानी एंशिएंट जापान की, जो लोग पढ़ते हैं और काफ़ी इनको आइडिया मिलता है। ये बेसिकली ये दोनों बुक्स एक आइडिया को बताती हैं। क्या कहती हैं कि जापान जो है ये आइसलैंड्स का नेशन है। हमने बात करी थी ना, जापान कुछ ऐसा था, आइसलैंड का नेशन था। तो ये बुक्स क्या कहती है, इसमें क्या बोला गया है कि जापान जो आइसलैंड का नेशन है, इन आइसलैंड्स को ईश्वर ने बनाया है। इन आइसलैंड्स को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। और जो एम्पायर है, जो रूल करा करता था, हमने बात करी थी पहले, एम्पायर ही रूल करा करता था। तो जो एम्पायर है वो क्या है? एक डेसेंडेंट है, एक सक्सेसर है, ठीक है, किनका? सन गॉडेस का। कि ये बुक्स क्या कहती थी? आइसलैंड्स ईश्वर ने बनाए हैं, गॉड ने बनाए हैं। और जो एम्पायर है, जो पहले रूल करा करता था जापान में, अब खैर उसकी पावर कम हो गई थी क्योंकि शोगन्स आ गए थे। तो जो एम्पायर है वो डेसेंडेंट है सन गॉडेस का। जो सन गॉडेस हैं उन्हीं का एक सक्सेसर है। तो ये आइडिया मिलने लगी। तो काफ़ी लोग शिक्षित हुए, इन्होंने क्वेश्चंस करे, आर्गुमेंट्स करे। थोड़ा सा द टेल ऑफ घेंजी भी हम देख लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब ये द टेल ऑफ घेंजी क्या है? एक बुक है ना, हमने बात करी थी, टेल ऑफ घेंजी क्या है? एक्चुअली इस बुक को लिखा था, ये जो आप बुक देख रहे हैं द टेल ऑफ घेंजी, इसको लिखा था मुरासाकी शिकिबु ने। किन्होंने लिखा था? मुरासाकी शिकिबु ने इसको लिखा था। एक्चुअली ये बुक जो है ये एक फिक्शियस स्टोरी है, उतनी सच नहीं है, थोड़ा फिक्शियस है। और ये हियान कोर्ट का एक दृश्य हमें दिखाती है, जो हियान कोर्ट उस समय जापान में एग्जिस्ट करता होगा मुरासाकी के टाइम का, तो हियान कोर्ट का एक दृश्य हमें दिखाती है। तो ये बेसिकली इस बुक में क्या डिपिक्ट करा गया है? इस बुक में एक प्रिंस थे जिनका नाम था घेंजी, एक प्रिंस थे जिनका नाम था घेंजी, प्रिंस घेंजी थे। तो उनकी इस रोमांटिक लाइफ को, जो इनकी रोमांटिक लाइफ थी, उसी को बहुत बखूबी चित्रित करा गया है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। और हियान कोर्ट का जो एरिस्टोक्रेटिक एटमॉस्फेयर था, राजनीतिक कूटनीतिक जो एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, उसको भी काफ़ी अच्छे से इस बुक में दिखाया गया है मुरासाकी शिकिबु ने। और मुरासाकी के टाइम पे क्या था, कई फीमेल राइटर्स उभर के आती हैं। और मुरासाकी भी खुद एक फीमेल थी, और अन्य कई फीमेल राइटर्स उभर के भी आती हैं इनके समय में। और उस समय जो ये फीमेल राइटर्स हुआ करती थी, ये जापानीज़ में लिखा करती थी, जापानीज़ में लिखा करती थी। और जो मेल राइटर्स हुआ करते थे वो चाइनीज़ में बेसिकली लिखा करते थे। एक अंतर हमें देखने को मिला है कि फीमेल्स, जैसे मुरासाकी शिकिबु एक फीमेल है, तो ये बाकी जो फीमेल राइटर्स थे जापानीज़ स्क्रिप्ट में लिखा करते थे, और मेल जो राइटर्स हुआ करते थे चाइनीज़ स्क्रिप्ट में लिखा करते थे। बेसिकली इन सब चीज़ों का यूज़ गवर्नेंस में होता था, एजुकेशन में होता था। और जापान का एजुकेशन सिस्टम की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक द रिकंस्क्रिप्ट एक्ट आता है, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 1859 में, उसके आसपास। तो एक्ट एक्चुअली में क्या है, कैसे जापान का जो स्कॉलरली सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, वो पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ एक डिप्लोमेटिक संबंध यूएसए से स्थापित होता है जापान का। यूएसए एक पर्सन है, कोमोडोर मैथ्यू पेरे, वो कौन है, वो जापान क्यों आते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।